ये लड़की अस्पताल के बाहर बहुत बुरी हालत में मिली है, जिसका इलाज चल रहा है और उसके बोलने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि मैं बता सके कि उसके साथ यह सब किसने किया। नीरज देवी टीवी में ये न्यूज़ देखकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा कौन होगी ये? उनका बेटा राजन चिल्ला उठा, माँ, मुझे कैसे पता होगा कि कौन है? रोज टीवी पर सुबह से शाम तक ऐसी ही खबरें आती रहती हैं। नीरजा देवी राजन से कहने लगी, बेटा बहू अभी तक घर नहीं आई है। वह तो ऑफिस से 6 बजे ही निकल जाती है और 7 बजे से पहले घर आ जाती है, और अब 7:30 बज रही है। अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। राजन ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, अब मुझे क्या पता कि वह क्यों नहीं आई है। चली गई होगी किसी सहेली के यहाँ, तो इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है। राजन कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर आया था और बैठकर मोबाइल चला रहा था। नीरजा देवी टीवी पर हर पल की खबर देख रही थी। बेटे के नाराज होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान टीवी में लगा लिया था, लेकिन तभी बहू राधा की माँ का फोन आया और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर नीरजा जी के होश उड़ गए। नीरजा देवी राजन से बोली, बेटा जल्दी से हॉस्पिटल चलो। यह जो खबर आ रही है, यह कोई और नहीं बल्कि राधा है। यह सुनकर तो राजन भी हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंच गया और वहां राधा के माता पिता भी आ चुके थे। माता पिता का रो रो का बुरा हाल हो रहा था और वह डॉक्टर से कह रहे थे कि हमें राधा से मिलने दो, हमें अपनी बच्ची को देखना है। नीरजा देवी भी डॉक्टर से बार बार पूछ रही थी कि उसकी हालत कैसी है, उसके साथ ये किसने किया। तब डॉक्टर ने कहा कि आप ये सब गार्ड से पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले उसने ही लड़की को गेट पर पड़े देखा था। सब लोग गार्ड के पास गए तो गार्ड ने कहा, साहब, मैं तो गेट पर खड़ा रोज की तरह ड्यूटी दे रहा था। तभी सामने कहीं से एक कार तेजी से आई और एक पल के लिए यह रुकी थी। इस लड़की को बाहर फेंककर तेजी से चली गई। मैं तो साहब देखता ही रह गया था। जब मैं लड़की के पास जल्दी से भागकर गया तो देखा कि लड़की के शरीर से बेहिसाब खून बह रहा है। उसको बहुत सारी चोट भी लगी हुई है। मैंने शोर मचाया तो और वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लाने को कहा था। फिर गार्ड ने कहा, बेचारी को जाने कौन इस हालत में यहाँ छोड़ गया। कितनी छोटे लगी हैं बेचारी को, पता नहीं बचेगी भी या नहीं। पुलिस पूछताछ करके जा चुकी थी और गार्ड को उस लड़की पर बहुत दया आ रही थी। उधर डॉक्टर्स ने भी उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया था। हर एक चैनल पर इस लड़की के बारे में समाचार दिखाया जा रहा था और हर कोई इस लड़की के विषय में बात कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस ने आकर राधा के परिवार और राजन से पूछताछ करना शुरू कर दिया। राजन ने पुलिस वालों से कहा कि देखिए सर, हमें भी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि राधा रोज ऑफिस जाती है और 7 बजे की पहले घर आ जाती है। मैं भी इस समय ऑफिस से घर आया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। पुलिस हर एक व्यक्ति पर शक कर रही थी, क्योंकि राधा के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें उसे बहुत जख्म आए थे। अब होश में आने पर केवल राधा ही बता सकती थी कि उसके साथ ये किसने किया है। डॉक्टर ने सबको जाने के लिए कह दिया तो सबको घर वापस आना पड़ा। घर आकर राजन की माँ उससे बोली, सच सच बता राजन, कहीं तेरे और उसके बीच में कोई बात तो नहीं हुई ना? राजन इस बात को सुनकर गुस्से में बोला, माँ, आप कैसी बातें करती हो? मैं आपके सामने यही था और आधे घंटे पहले घर आ चुका था। मुझे क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ, और जो कुछ हुआ है उस हिसाब से तो राधा अपने ऑफिस से 6 बजे नहीं, बहुत पहले निकली होगी, क्योंकि यह सब होने के बाद फिर किसी ने उसे वहां फेंका था। तभी राजन के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा, सीसीटीवी से गाड़ी का नंबर पता चल गया है, लेकिन वह कैब सर्विस की गाड़ी है। जिस हालत में आपकी पत्नी को वहां फेंका गया था, पूरा पूरा इरादा मारने का लग रहा है, जिससे कि वह किसी को कुछ बता ना सके और ये सब करने वाले पर हत्या का इल्जाम भी ना आए। चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे कि यह किसने किया है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तो राजन के चेहरे पर हवाइयां ही उठने लग गईं। वह घबराया सा अपनी माँ को देखने लगा। उसी समय घर में एक पड़ोसन आई और नीरजा देवी से बोली, अरे नीरज, तूने मुझे 500 का नोट दिया था और बचे हुए लेना भूल गई थी। राजन हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा तो नीरजा देवी सकपका गई। राजन ने अपनी माँ के घबराए चेहरे को देखकर कहा, माँ, आप कहाँ गई थी? आंटी आपको पैसे क्यों दे रही है? आप हिसाब में इतनी कच्ची कब से होने लगी? तभी पड़ोसन बोली, बेटा वही तो मैं सोच रही हूँ। तभी राजन की माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो ऑटो वाला 150 रुपए मांग रहा था
और मेरे पास 500 का नोट था तो मैं तेरी आंटी से 150 रुपए लेकर उसको दे दिए थे और जल्दी में बचे पैसे लेना भूल गई थी। राजन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा तो वह बोला, अरे! इतनी भी क्या जल्दी थी कि आप पैसे लेना ही भूल गई वैसे आप गई कहाँ थीं? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा-सा सामान खरीदने गई थी, तू तो पुलिस वाला बनाकर बात कर रहा है। अपनी माँ से ऐसे सवाल-जवाब कर रहा है जैसे जेल भेजेगा। मैंने कोई जुर्म किया है क्या? राजन को लग रहा था कि माँ इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रही है। तभी घर में राजन की बहन प्राची भी आ गई और बोली, राजन मैं यह क्या सुन रही हूँ राधा के साथ? ये कैसे हो गया? कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? आजकल ऑफिस से लौटने वाली लड़कियों को लोग उठा लेते हैं। राजन को अपनी दीदी पर गुस्सा आया और बोला, दीदी मैं पहले ही टेंशन में हूँ और ऊपर से आप पता नहीं क्या-क्या सोच रही हो। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पुलिस कह रही है कि वह मुजरिम तक पहुँचने ही वाली है। राजन की बात सुनकर दीदी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तभी प्राची अपनी माँ से बोली, माँ, जब से यह खबर सुनी है, मेरा दिल घबरा रहा है। आप मुझे अच्छी सी इलायची की चाय बना दो। मुझे सर दर्द हो रहा है। चाय पीकर ठीक हो जाएगा। राजन हैरानी से अपनी माँ और बहन को देख रहा था। वह उठकर घर से बाहर चला गया और दोनों माँ बेटी घर में बैठी रह गई। राजन राधा से मिलना चाहता था, ये एक बार उसको देखना चाहता था। उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही थी। राजन सीधे अस्पताल पहुंच गया था और डॉक्टर से कह रहा था कि डॉक्टर मुझे एक बार बाहर से ही राधा को देख लेने दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ जो आप आ गए। आपकी पत्नी के जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है, अभी उसका ऑपरेशन होना है क्योंकि उनके जबड़े में प्लेट लगाई जाएगी। आप पैसे जमा करवा दीजिए, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की आवाज़ सुनने की उम्मीद कर रहे हैं तो उसमें अभी बहुत समय है। वैसे भी वह अभी बेहोश है। राजन का दिल यह सुनकर धक से रह गया और वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर बड़ी कुर्सी पर निढाल सा होकर बैठ गया। फिर नर्स ने आकर रात दिन के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि सर आप पैसे जमा करवा दीजिए। तो राहुल वहां से उठकर चला गया। अब तक राहुल यही सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। उसने पैसे जमा करने के बाद राधा की सहेली जो उसके ऑफिस में ही काम करती थी उसको फोन किया और कहा, तमन्ना आज राधा ऑफिस से कब निकली थी और किसके साथ निकली थी? 1 घंटे में तो इतना सब नहीं हो सकता। उसके बाद तमन्ना ने जो कहा उसे सुनकर राजन के होश उड़ गए और घबराहट से उसके पैर कांपने लगे। अस्पताल में डॉक्टर से बात करने के बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां जाकर इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तो इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि देखिए मिस्टर राजन, आपकी पत्नी तो कुछ बताने की हालत में भी नहीं है और इस समय रात के 12 बजने वाले हैं। उस कैब को हम ढूंढ रहे हैं और उसके मिलते ही काफी कुछ पता चल जाएगा। यह सुनकर राजन खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ सोचकर वह फिर से इंस्पेक्टर की तरफ पलटा। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मिस्टर राजन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो राजन कुछ नहीं कहकर वापस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। वह देर रात तक अपनी गाड़ी में बैठा सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह सब कुछ राधा से जानना चाहता था। राजन के फोन पर इस समय उसकी बहन प्राची का फोन आया और वह बोली, राजन, भाई घर से गए, बहुत देर हो गई है और तुमने खाना भी नहीं खाया है। मैंने खाना बनाया है, तुम घर जाकर खा लो। माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है। राजन अपनी बहन पर जोर से चिल्ला पड़ा, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? वहां मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उसके शरीर पर इतने जख्म किसने दिए ये बात पता नहीं चल रही है और तुम लोग खाना खाने के बारे में बातें कर रहे हो। आखिर तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? राजा ने गुस्से में फोन एक तरफ पटक दिया और गाड़ी की सीट पर पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी और अगर आज मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो तुम्हारे साथ यह सब नहीं हुआ होता। राधा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। राजन अपने में ही बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे पता था कि उसकी पत्नी कितनी तकलीफ में है और जिसका कारण कहीं ना कहीं वह खुद भी है। राजन सोचते सोचते कब गाड़ी में ही सो गया। उसको पता नहीं चला। सुबह के समय एक कांस्टेबल ने उसकी गाड़ी पर खटखटाया तो वह झटके से उठा और चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वह रात से अब तक पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी में ही सो रहा था
उसने जल्दी से कलाई पर बंदी अपनी घड़ी पर नजर डाली। अरे, ये तो 8:100 बज रहे हैं। मुझे जल्दी से राधा के पास जाना है। जल्दी से उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो कांस्टेबल ने कहा, आपको सब अंदर बुला रहे हैं। राजन तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वह ड्राइवर पकड़ा गया है और पता चल गया है कि इनको हॉस्पिटल के बाहर किसने फेंका था। इसके बाद जो इंस्पेक्टर ने बताया उसे सुनकर राजन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और रोने लगा। तभी उसकी बहन प्राची फोन करने लगी और बोली, राजन पूरी रात से तुम अस्पताल में हो। अरे वह तो बेहोश पड़ी है, मगर तुम कब तक उसके पास बैठे रहोगी? घर जाकर कपड़े बदलो और नहा लो। मैं तुम्हारी मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। यह कॉल स्पीकर पर थी, जिसे इंस्पेक्टर साहब भी सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजन से कहा, मिस्टर राजन, कोई कितना भी होशियार बनने की कोशिश क्यों ना करे या फिर मासूम ही क्यों ना बने, जुर्म कभी नहीं छुपा सकता। अब चलिए, आपके घर हम भी पराठे खाकर आते हैं, क्योंकि मैं आपके केस के चक्कर में अपने घर से कुछ खाकर नहीं आया हूँ। राजन के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी, वह माथे पर हाथ रखकर बैठा था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, मिस्टर राजन, जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है और कभी कभी जुर्म करने वाला कोई अपना ही होता है। इसमें हार मान कर तो नहीं बैठ सकते ना। अब चलिए, पराठे ठंडा हो रहे होंगे। कांस्टेबल ने राजन को हिम्मत देकर उठाया और राजन ने जाकर अपनी कार को स्टार्ट किया। 20 मिनट में राजन अपने घर पहुंच चुका था और दरवाजा खोलते ही प्राची ने उसे देखा और कहा, चल भाई, जल्दी से मुंह धोकर आ जा और नाश्ता कर ले। वैसे राधा ने अब तक कुछ बताया तो नहीं होगा, क्योंकि उसका तो जबड़ा ही टूट गया। राजन अपनी बहन के मुंह से यह बात सुनकर हैरान था। तभी पीछे से इंस्पेक्टर साहब की आवाज आई, वैसे आपको कैसे पता कि उनका जबड़ा टूट गया है? कहीं आपने ही तो नहीं तोड़ा? इंस्पेक्टर की आवाज सुनते ही प्राची के पैर कांप गए और वह जल्दी से पीछे मुड़ी। तभी अंदर से प्राची की मां भी आ गई और पुलिस इंस्पेक्टर को घर में देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम तो पराठे खाने आए हैं। ऐसा कीजिए, आप पराठे पैक कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास भी इतना समय नहीं है। क्योंकि इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब रुक गए और प्राची और उसकी मां फटी आंखों से इंस्पेक्टर साहब का चेहरा देखने लगे। उन दोनों की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। राजन, जो कि अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ था और ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था, उसने अपनी मां और बहन से दहाड़ते हुए कहा, अरे तुम दोनों इतना डर क्यों गए? ड्राइवर पकड़ा गया है, अभी तो अपराधी बाकी है। प्राची डर के मारे थरथर कांपने लगी तो इंस्पेक्टर साहब ने महिला कांस्टेबल को इशारा किया और कहा कि मैडम को बैठाओ, कहीं बेहोश हो गई तो बयान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। महिला कांस्टेबल ने प्राची को कुर्सी पर बैठा दिया तो इंस्पेक्टर साहब प्राची के सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और कहा, माता जी, आप भी आ जाओ और दोनों एक साथ बताओ कि आप लोगों ने राधा के साथ क्या किया है। माता जी, अब आप ये तो मत कहना कि उस गाड़ी में आप नहीं थीं। इतनी बुरी हालत में अपनी बहू को गाड़ी में से अपने ही फेंका था। अब तो नीरजा देवी की हालत और भी खराब हो गई। वह रोने का नाटक करने लगी और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि ड्राइवर की बातों में मत आइए। वह तो झूठ बोल रहा है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं अपनी बहू को मारा है। राजन गुस्से में जोर से गरजते हुए बोला, ड्राइवर झूठ बोल रहा है तो क्या तमन्ना भी झूठ बोल बोल रही है? राधा दोपहर के 3 सात प्राची दीदी के घर गई थी, क्योंकि इन्होंने उसको अपने घर बुलाया था और यह बात केवल तमन्ना को मालूम थी। राधा ने तमन्ना से कहा था कि वहां मेरी सास भी आने वाली है और दोनों मुझे कुछ बात करना चाहती हैं। अब तुम दोनों खुद सच्चाई बता दो, वरना पुलिस इंस्पेक्टर साहब उगलवा लेंगे। और दीदी जरा सोचो, यह सब कुछ आपके पति को पता चला तो क्या होगा? तब प्राची बुरी तरह से डर गई और बोली, नहीं, उनको कुछ मत बताना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। मुझे आज 10,000 की जरूरत थी और माँ ने मुझे बताया कि राधा के पास एक RS 2000 की FD है। मैंने 2 दिन पहले भी राधा से कहा था, लेकिन राधा ने कहा कि वह यह FD नहीं तोड़ सकती। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने उसे घर बुलाया था और माँ भी आई थी। वह हमारी बात नहीं मान रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरा उस पर हाथ उठ गया। फिर उसने कहा कि वह पुलिस को जाकर बताएगी कि उसे किस तरह से दहेज मांगा जाता है और उसके पति के कान भरकर उसे पिटवाया जाता है। उसने हमको धमकी दी थी कि वह पुलिस को हम सबके नाम दे देगी। बस इसीलिए मेरा गुस्सा फूट पड़ा।
गुस्से में मेरा हाथ उठाता गया और माँ ने मेरा साथ दिया। फिर जब वह बेहोश हो गई तो मैंने एक ड्राइवर को बुलाया जिसे मैं जानती थी, उसको मैंने पैसे दिए और माँ को राधा के साथ गाड़ी में भेज दिया। इंस्पेक्टर साहब ने प्राची को बीच में रोकते हुए कहा, इसके आगे हमें सब कुछ पता है, लेकिन तुमने सोचा था कि यह मर जाएगी और कुछ नहीं बोल पाएगी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही हमको सच पता चल गया। मैडम, पुलिस से चालाकी नहीं चलती। इसके बाद दोनों माँ बेटी को पुलिस अपने साथ ले गई। राजन तमन्ना से बात करने की बात जानता था कि उसकी माँ और बहन ही दोषी हैं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वह अपनी गलती भी महसूस कर रहा था कि उसने माँ की बातों में आकर राधा पर कितना अत्याचार किया है। अब वह केवल राधा का ख्याल रखना चाहता था और इसके लिए अस्पताल जा रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।